सो हेलो टू एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। तो मैं हूं जोशिका फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो बच्चों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में क्लास 7th का इंटीजर्स का पोर्शन शुरू कर दिया, चैप्टर है ना, करा था ना, बिल्कुल आपने देखा ही होगा। साथ ही में हमने उसमें एक्सरसाइज 1A को कवर कर लिया था। तो आज का वीडियो होने वाला है वो है हमारा बेस्ड ऑन इंटीजर्स, बट आज हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 1B एंड 1C। तो इसके लिए फटाफट से जिन लोगों ने नहीं देखा है तो पहले जाके वो वाले वीडियो को देख लो और आगे फिर कंटिन्यू करो इसी वीडियो से। उससे क्या होगा, कंसेप्ट होने वाले हैं एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो जल्दी बढ़ जाते हैं आगे। तो बच्चों, हमने लास्ट क्लास में कवर किया था कि इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं, सब कुछ हम पढ़ चुके हैं। एक्सरसाइज 1A में हमने कवर किया था मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स और उनकी प्रॉपर्टीज को। किया था ना? यस, बिल्कुल सही जवाब, आपका जवाब आ रहा है यस। ओके, ठीक है। तो आज हम कवर करेंगे मल्टीप्लिकेशन को पढ़ने के बाद डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो डिवीजन जो है एक प्रोसेस, आप लोग जानते ही हो कि डिवीजन क्या होता है, मतलब डिवाइड करना। ये जस्ट ना मल्टीप्लिकेशन का उल्टा होता है। कैसे? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है कि दो डिजिट्स को हम मल्टीप्लाई करके एक बड़ा नंबर मिल जाता है ना। मल्टीप्लाई होंगे तो बड़ी चीज़ मिल जाएगी, ठीक है। यानी अगर आप लोग मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी भी चीज़ को, दो चीज़ों को, तो एक आपको डिजिट मिल जाएगी, मल्टीप्लाई होगा मतलब उससे बड़ी डिजिट, है ना। डिवीजन में क्या होने वाला है कि जब आप एक डिजिट को दूसरे डिजिट से डिवाइड करोगे या फिर एक इंटीजर्स को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करोगे, हालांकि आपको मिलने क्या वाला है, इंटीजर ही मिलेगा, लेकिन वैल्यू ना थोड़ी सी कम हो जाती है। कैसे, देख लेते हैं भाई। तो डिवीजन इज एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड यहाँ पे जब भी हमको एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने एग्जाम्पल लिया, मान लो कि 36 को हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो वही लिखा है मैंने कि टू डिवाइड 36 बाय 9 मीन्स टू फाइंड एन इंटीजर विच ऑन मल्टीप्लाइंग विथ 9 गिव्स 36। दैट्स व्हाई डिवीजन इज द इनवर्स प्रोसेस। मतलब क्या हुआ, कुछ समझ में आया? नहीं आया? फिर से समझते हैं अच्छे से। देखो, इस वाली लाइन में क्या है कि हम 36 को 9 से डिवाइड करें तो हमें क्या मिल रहा है, ठीक है। इसी को हम दूसरे लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि हम किस नंबर का मल्टीप्लाई करें 9 में, किस में, 9 में, जिससे हमें क्या मिले, 36 मिले। इसीलिए जो है डिवीजन एक इनवर्स प्रोसेस होती है मल्टीप्लिकेशन की। एम आई क्लियर टू एवरीवन? बिल्कुल ना, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो, छोटा सा भी डाउट हो, गो एंड आस्क मी ऑन द आस्क सेक्शन मॉड्यूल ऑफ learnohub.com। क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। 36 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 4। ये तो समझ में आ गया, डिवाइड जैसे ही हुआ। वहीं पर अगर 9 में, अगर इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, 36 बाई 9 गिव्स यू 4। वहीं पर इसे मैं कह सकती हूँ कि अगर मैं 9 में 4 का मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे 36 मिल जाएगा। क्या 4 एक इंटीजर था? बिल्कुल 4 एक इंटीजर है, बिल्कुल है ना, पॉजिटिव इंटीजर है। क्या ये भी 36 भी एक इंटीजर है? बिल्कुल है मैम। ओके, यहाँ पर एक नोट आपको दिया गया है, दैट इज डिवीजन ऑफ एन इंटीजर बाय एन इंटीजर ऑफ द सेम इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड कर रहे हो, मान लो कि दोनों ही जो हम डिवाइड कर रहे हैं दोनों ही सेम साइन के हैं, सेम साइन यानी दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो आपको रिजल्ट भी क्या आया, पॉजिटिव में ही आया। वहीं पर अगर मैं -36 ले लेती और -9 ले लेती तो भी मेरा जो आंसर है वो 4 ही आता। तो जब भी हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करते समय एक इंटीजर यानी न्यूमरेटर में भी जो इंटीजर है वो उसका साइन और डिनोमिनेटर का जो इंटीजर उसका साइन अगर पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, दोनों का सेम साइन है, तो हमें जो रिजल्ट मिलेगा वो हमको क्या मिलेगा, एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा। तो आई थिंक सबको अच्छे से समझ में आ गया है। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। तो चलिए, अभी हमने जो बात करी कि मतलब जब भी हम डिवाइड करेंगे एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से, अगर दोनों इंटीजर का साइन जो है सेम है तो हमारा जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आएगा। यही बात की थी ना, एग्जाम्पल भी देखे थे। तो यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल्स भी लेके रखे हैं मैंने, जैसे कि -38 डिवाइड बाई -57। तो आप 30 को 2 × 19 या फिर 19 × 3 57 को लिख दिया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आंसर पॉजिटिव में आए। सिमिलरली इधर भी पॉजिटिव में आए। अब मान लो कि समझ गए कि सेम साइन के हैं तो हमारा पॉजिटिव आएगा। अब इन केस कि नेगेटिव साइन मतलब दोनों ही अपोजिट साइन के हैं, यानी कभी हमारा
इसके बाद मैं बता देती हूँ कि ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव डिवाइड किया, नेगेटिव नेगेटिव डिवाइड किया तो आपको पॉजिटिव इंटीजर मिलने वाला है ना। अब इसके बाद वाला जो सीन आने वाला है उसमें आप देखोगे कि अगर हमारे पास न्यूमरेटर में पॉजिटिव इंटीजर है और डिनोमिनेटर में नेगेटिव इंटीजर है, या फिर हमारे पास न्यूमरेटर में नेगेटिव इंटीजर है और डिनोमिनेटर में पॉजिटिव इंटीजर है, तब की कहानी क्या होने वाली है वो हम देखते हैं। तो अभी तक की कहानी में हमने देखा कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है वो दोनों ही सेम कैरेक्टर के हैं या फिर सेम साइन के, दोनों ही पॉजिटिव रोल या फिर नेगेटिव रोल प्ले कर रहे हैं, तो उनको जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आए। अब हम कहानी में जो रोल है वो थोड़े चेंज करने वाले हैं। यहाँ पर जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि कहानी में, अब पिक्चर में आ जाते हैं आपके पास एक इंटीजर और दूसरा इंटीजर जिसका साइन क्या होने वाला है, अपोजिट साइन होने वाला है, तब जो आपका रिजल्ट आएगा वो एक नेगेटिव इंटीजर आएगा। जैसे कि अगर आपके पास न्यूमरेटर में पॉजिटिव इंटीजर है, जैसा कि थोड़ी देर पहले ही मैंने बोला था, वही बात यहाँ पे भी लिख, तो पॉजिटिव इंटीजर अपॉन नेगेटिव इंटीजर गिव्स यू द रिजल्ट इन नेगेटिव, दैट इज इन नेगेटिव इंटीजर। सेम नेगेटिव इंटीजर ऊपर है, नीचे आपका पॉजिटिव है, तब भी आपका क्या आने वाला है, नेगेटिव ही नंबर आने वाला है। एम आई क्लियर टू एवरीवन? आई होप आई एम। चलो बढ़ते हैं आगे। अब हम यहाँ पर इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं इनकी बात करने के। मान लो कि हमारे पास न्यूमरेटर में नेगेटिव इंटीजर है -24 और डिनोमिनेटर में 6 है, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, ये कैंसिल हुआ, 6 4 जो 24, रिजल्ट क्या आया, -4 आया, यानी क्या मिला, ये नेगेटिव इंटीजर ही मिला। अब यहाँ पर हमने न्यूमरेटर में ले लिया है पॉजिटिव इंटीजर और अपन में डिनोमिनेटर में ले लिया है नेगेटिव इंटीजर, तब भी आपका रिजल्ट किस में आ रहा है, नेगेटिव में ही आ रहा है। तो ये जो हमने पढ़ा उसका हमने एग्जांपल के थ्रू भी समझ लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट्स को। तो अब हमने डिवीजन में कुछ कुछ चीजें हमने पढ़ ली कि डिवाइड कर रहे हैं तो कब पॉजिटिव आएगा, कब नेगेटिव रिजल्ट आएगा। चीजें पढ़ने के बाद हम कुछ छोटी छोटी चीजों को और देख ले जो आपने बचपन में भी पढ़ी हुई है, लेकिन फिर से यहाँ पर एक रिवीजन हो जाएगा। अब मान लो कि ना हम ना 65 डिवाइड बाय 13 कर रहे हैं और हमारे पास रिजल्ट आ रहा है 5। तो जो नंबर है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं उसको हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड बोलते हैं। तो यहाँ पर वो नंबर कौन सा है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम 65 को डिवाइड कर रहे हैं 13 से, तो 65 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर डिवाइडेंड हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं, जिस नंबर से, देखो क्या है आपका, द नंबर विच डिवाइड्स एनी गिवन नंबर इज डिवीजर, यानी यहाँ पर जो हम अब डिवाइड कर रहे हैं जिस नंबर से डिविडेंड को, वो क्या हो जाएगा, यानी 13 हमारा यहाँ पर हो जाएगा डिवीजर। एंड जो हमारा रिजल्ट हमको मिल रहा है, क्या मिल रहा है, रिजल्ट 5, ये हो जाएगा हमारा कोशेंट। देखो फिर से समझ लो, देखो जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं, यानी इस नंबर को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं इसको हम बोलते हैं डिविडेंड, इसको हम बोलते हैं डिवीजर, और जो रिजल्ट मिलता है उसको हम बोलते हैं कोशेंट। तो यहाँ पर अगर एक नॉर्मल फॉर्म में लिखें तो हम लिख सकते हैं कि डिविडेंड डिवाइड बाय डिवीजर गिव्स यू द कोशेंट। ठीक है, अगर डिविडेंड जो है हमारा पॉजिटिव है और डिवीजर हमारा नेगेटिव है तो कोशेंट क्या होगा बच्चों, जल्दी बताओ, अभी पढ़ा था, नेगेटिव होगा। क्यों होगा, एक इंटीजर और दूसरे इंटीजर डिवाइड हम कर रहे हैं, अगर दोनों ही अपोजिट साइन के होते हैं तो हमें नेगेटिव रिजल्ट मिलता है, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, या फिर इसका वाइस वर्सा करोगे तो भी नेगेटिव मिलेगा। फिर यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ डिविडेंड इज नेगेटिव एंड डिवीजर इज पॉजिटिव, मतलब फिर से एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो आंसर क्या मिलेगा, मतलब क्वेश्चन क्या मिलेगा हमको, क्वेश्चन हमको क्या मिलेगा, नेगेटिव ही मिलेगा। ठीक है, फिर है इफ डिविडेंड एंड डिवीजर बोथ आर पॉजिटिव, अब मतलब डिविडेंड भी पॉजिटिव है डिवीजर भी पॉजिटिव है, तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा बच्चों, बिल्कुल सही जवाब कि क्वेश्चन जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने सारी चीजें देख ली है, डिवीजन ऑफ इंटीजर्स में जो डिविडेंड है डिवीजर है और क्वेश्चन कब नेगेटिव कब पॉजिटिव चीज हमने समझ ली। अब बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर कुछ टेबल बना के रखी हुई है जिससे आपको ये क्लैरिफाई हो, कंफ्यूजन थोड़ा बहुत भी
अगर रह गया हो डिविडेंड, डिवीजर और कोशेंट वाला, वो खत्म हो, ठीक है, उसके लिए। तो देखो डिविडेंड क्या होता है, जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पर हम 40 को डिवाइड कर रहे हैं डिवीजर से, डिवीजर क्या है 8, और जो रिजल्ट आएगा वो क्या है कोशेंट, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव कब होते हैं, अगर हमारे पास दोनों ही डिविडेंड और डिवीजर अपोजिट साइंस के हैं तो रिजल्ट हमारा नेगेटिव रहेगा। अगर हमारे पास दोनों ही सेम साइन के हैं, जस्ट लाइक इन दिस वन जिसको मैं सर्कल कर रही हूँ, तो हमारा जो रिजल्ट है वो हमारा पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर दोनों अपोजिट साइंस के हैं इसीलिए नेगेटिव है। तो आपको ये दिमाग में रहेगा, ज़्यादा दिमाग हम उसमें नहीं करेंगे। अगर दोनों ही सेम साइन के हैं तो पॉजिटिव, दोनों ही अपोजिट साइन के हैं तो नेगेटिव वैल्यू आपको मिलने वाली है। ओके, चलो देखते हैं आगे। नाउ जस्ट लाइक द मल्टीप्लिकेशन की हमने कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स की, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स की कुछ प्रॉपर्टी। सेम है प्रॉपर्टीज, लेकिन यहाँ पर कितनी वैलिड है वो हम अभी देखेंगे, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी की बात करें तो क्लोजर प्रॉपर्टी में हम देखेंगे कि जब हम डिवीजन करते हैं एक इंटीजर का दूसरे इंटीजर से, ये हमेशा ही इंटीजर हो ऐसा जरूरी है क्या, देख लेते हैं। मान लो हमारे पास दो डिफरेंट इंटीजर्स हैं m और n, हमने m और n को डिवाइड किया n से, तो उसका जो रिजल्ट है वो इंटीजर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। अब आप कहोगे मैम अभी तो आपने बोला था कि हमें इंटीजर ही मिलेगा, बिल्कुल बोला था। तो यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं जहाँ पर जो रिजल्ट है हमारा इंटीजर नहीं होगा। जैसे कि अगर हमने बोल दिया कि 18 एंड 5 दो हमारे पास इंटीजर है, 18 को हम डिवाइड कर रहे हैं 5 से, तो रिजल्ट देखो क्या आएगा, क्या 18 डिवाइड होगा 5 से, नहीं होगा। रिजल्ट क्या हो जाएगा, 3 से गया क्या बचा 3.6, यानी यहाँ पर हमारे पास फ्रैक्शन या फिर डेसिमल में वैल्यूज आएंगी जिनको हम बोलेंगे रैशनल नंबर्स। तो हमारा जो अब जो रिजल्ट है वो इंटीजर नहीं रहा। रैशनल नंबर्स तो इंटीजर्स में नहीं होते, ये तो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। तो अब क्या हुआ कि ऐसे केसेस में जब हमारा फुली डिवाइड नहीं होगा, उस केस में जो हमारा रिजल्ट है वो ज़रूरी नहीं है इंटीजर हो। इसके और भी एग्जांपल्स है, अगर आप 14 को डिवाइड करोगे 4 से तब भी आपका जो रिजल्ट है वो इंटीजर नहीं रहेगा। तो यानी डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स पे जो हमारी क्लोजर की प्रॉपर्टी है वो फुलफिल नहीं होती है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी इज़ नॉट सेटिस्फाई फॉर डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स, ये मैंने कंक्लूड कर दिया। ये लोग तो अच्छे से पढ़ रहे हैं, क्या आप भी अच्छे से पढ़ रहे हो, आपको इतनी बात क्लियर हो गई, एग्जांपल्स क्लियर हो गए? अगर क्लियर हो गए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलो देखते हैं आगे। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज योर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिविटी। ओके, तो जब भी डिवीजन ऑफ इंटीजर्स होते हैं वो इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई नहीं करते हैं। अब इसके भी हम कुछ एग्जाम्पल्स फुल देख लेते हैं कि मान लो कि अगर m और n एक दो डिफरेंट इंटीजर्स हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि m डिवाइड बाय n इज इक्वल टू द n डिवाइडेड बाय m। ऐसा पॉसिबल है? खुद सोचो सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। अगर मैंने 15/5 को डिवाइड किया तो क्या ये 5/15 के बराबर होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए ये नॉट इक्वल टू होता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में कम्युनिकेशन जो है वो दोनों तरीके से नहीं हो सकती हैं। तो जब भी आप इस देखोगे तो डिवीजन वाला जो कंसेप्ट है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, सेटिस्फाई नहीं करता है। वही यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया है, ये क्या आता है 3 और ये क्या आता है 1/3। तो क्या दोनों इक्वल है? नहीं है। इनको तो समझ में आ गया होगा, आपको समझ में आया? तो देख लेते हैं आगे अब। तो चलिए बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारी? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या है कि डिवीजन ऑफ इंटीजर्स जो है जिस तरीके से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है, उसी तरीके से ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई नहीं करता है। अब इसके लिए भी समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होता क्या था कि L मल्टीप्लाई मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पर वो डिवाइड में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई, है ना। तो आप देखोगे कि हमारे पास 3 इंटीजर्स है L M N, ठीक है। तो 3 डिफरेंट इंटीजर्स हैं। तो अगर आप L को डिवाइड करो और ब्रैकेट में आप रख रहे हो M डिवाइड बाय N, दैट इज नॉट इक्वल टू द L डिवाइडेड बाय M डिवाइडेड बाय N, इसके बराबर नहीं होगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, मान लो कि L की जो वैल्यू है वो 8 है, M की जो वैल्यू है वो 4 है, N की जो वैल्यू है वो 2 है, ठीक है। समझ में आ गया? अगर हम लोग इस कंसेप्ट को फॉलो करें तो पहले हम ये वाले पोर्शन को चेक कर लेते हैं। तो 8 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स यू क्या देगा? तो पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? याद करो डीमास वाला कंसेप्ट। तो पहले
इसको सॉल्व करेंगे, है ना, जो ब्रैकेट में है, तो ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो 8 डिवाइडेड बाय 2, है ना, ये मेरा आ रहा है 4। ठीक है, अब मैं इस वाली को फॉलो देखूं तो क्या होगा, 8 डिवाइडेड बाय 4 को मुझे रखना है ब्रैकेट में, डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो जाएगा 2। 2 डिवाइडेड बाय 2 गिव्स मी द 1। क्या ये दोनों बराबर है? आप कहोगे नहीं है मैम, बिल्कुल नहीं है, दिख रहा है हमें। तो वही तो कि ये जो है ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसीलिए डिवीजन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो फिलहाल हम बात करने जा रहे हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव जो होते हैं इंटीजर्स के इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जैसे कि देख लो कि एल एम एन जो है 3 डिफरेंट इंटीजर्स हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि एल डिवाइड बाय एम प्लस एन नॉट इक्वल टू एल अपॉन एम प्लस एल अपॉन एन। तो ये कंसेप्ट फुलफिल नहीं होगा। सेम वैल्यू ले लो, एल की वैल्यू ले लो 8, एम की ले लो 4 और एन की ले लो 2, तो ये क्या ये कंसेप्ट को फॉलो करेगा। 8 डिवाइड बाय एम प्लस एन यानी 4 प्लस 2, वो कितना हो जाएगा 6। तो ये मेरी वैल्यू कितनी आएगी 4/3 आएगा ये वाला। अब मैं इसका अगर राइट हैंड साइड देखूं तो क्या होगा, 8 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, ये देगा 2, ये देगा 4, ये देगा मुझे 6। ये दोनों तो इक्वल नहीं है, यानी डिवीजन में जब आप अप्लाई करोगे एडिशन पर तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सब्ट्रैक्शन में भी आप चेक कर लेना, दिस इज योर होमवर्क, कि क्या सेटिस्फाई में जो मैंने बोला है कि सेटिस्फाई, क्या सब्ट्रैक्शन वाले कंसेप्ट पे जो हमारा ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है ये सेटिस्फाई करता है, ये आपको चेक करना है। मैंने तो बता दिया है कि नहीं करता, यही आपको चेक करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो चलिए बात करते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी फॉर डिवीजन की। ठीक है, चलो इसमें क्या लिखा हुआ है कि कोई भी ऐसी आइडेंटिटी नहीं है जो डिवीजन ऑफ इंटीजर्स के लिए रहती हो। ठीक है, तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि मान लो मेरे पास m जो है वो इंटीजर है, और अगर मैं m को डिवाइड कर रही हूँ 1 से, तो क्या मिलेगा, किसी भी इंटीजर को आप 1 से डिवाइड करोगे तो उसकी वैल्यू ही मिलेगी सेम। बिल्कुल सही मैम, बिल्कुल सही है। लेकिन वहीं पर अगर मैं 1 को डिवाइड कर दूं उस m इंटीजर से, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे तो एक 1 अपॉन वो इंटीजर मिलेगा। तो दैट इज नॉट एन इंटीजर। ये क्या बन जाएगा, जरूरी नहीं है वो इंटीजर हो सकता है वो रैशनल नंबर बन जाए, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर ये कहा जाता है कि आपके लिए अगर m जो है वो इंटीजर है, तो अगर आप m को डिवाइड कर रहे हो 1 से तो इट विल गिव्स यू द इंटीजर, बट इट इज़ नॉट कंपल्सरी कि अगर आपने जब 1 को डिवाइड किया उस इंटीजर से वो आपका इंटीजर रहे। कब रहेगा, अगर आप 1 को m से, जब आपकी जो m की वैल्यू है वो 1 रहे। अगर इस m की वैल्यू अगर आपकी 1 रही तो 1 डिवाइड बाय 1 करोगे तो विच इज बिल्कुल डेफिनेटली इंटीजर रहेगा। अगर m की वैल्यू आपने 2 कर दी तो 1/2 नॉट एन इंटीजर, इट इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो कुछ अंतर हो जाएगा। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है वो इंटीजर हो, तो यही बात मैं कह रही थी, यही वो बोल रहे हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं अपनी 6th प्रॉपर्टी, जो क्या कहती है कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स ऑफ डिवीजन। मान लेते हैं कि हमारे पास 2 इंटीजर है सेम, m और n, 2 डिफरेंट इंटीजर्स है। तो यहाँ पर जो m डिवाइडेड बाय n है इज नॉट एन आइडेंटिटी फॉर डिवीजन। सिमिलरली n डिवाइडेड बाय m माइट नॉट बी एन आइडेंटिटी फॉर डिवीजन। यानी दोनों को डिवाइड करो तो कुछ आपको आइडेंटिटी मिले, दैट इज नॉट एन कंपल्सरी दोनों को डिवाइड करने से। तो इसलिए हम बोलते हैं कि जो इन्वर्स होता है डिवीजन का वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। सिंपल सी इतनी बात है। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए देख लेते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वहां पर ये यूज होती है, तो इसलिए उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास m जो है अगर वो नॉन जीरो इंटीजर है, तो अगर हम इस m को डिवाइड बाय m करते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलती है, 1 मिलती है। तो जब भी आप सेम वैल्यू से डिवाइड करते हो तो आपको 1 मिलता है। और आई एम प्रीटी मच श्योर कि सबको पता होगा। आप लोग सोच रहे होंगे मैम ये क्यों बता रहे हैं, क्योंकि ये बताना ज़रूरी है यहाँ पर, इसीलिए बता रही हूँ। ठीक है, फिर सिमिलरली अगर हमारे पास कोई नॉन जीरो इंटीजर है, कोई भी नॉन जीरो इंटीजर हो, तो एवरी नॉन इंटीजर के लिए जब आप 0 को डिवाइड करते हो उस नॉन जीरो इंटीजर से, तो आपको हमेशा ही वैल्यू क्या मिलती है। अगर 0 डिवाइड बाय मैं 2 करूँ क्या मिलेगी, क्या, जल्दी बताओ। यस, यू आर राइट, दैट इज
0। तो कितने सारे लोग बोल रहे थे मैं बताऊंगा, तो इन लोगों ने से ही किसी ने आंसर दिया, तो मैंने समझ लिया कि 0। वहीं पर अगर मैंने किसी भी एवरी इंटीजर को m को अगर मैंने डिवाइड किया 0 से, मतलब जैसे इसका उल्टा कर रही हूँ मैं, तो ये कभी भी डिफाइंड नहीं होता है। यानी अगर मैं 5 डिवाइड बाई 0 करूँ तो ये इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हो। वहीं पर अगर आप 5 डिवाइड बाई 1 करते हो तो आप बोलते हो ना 5 ही होता है, मान लेते हो ना, ठीक है। बट ऐसा वाला फॉर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, डिफाइंड नहीं होगा। एम आई क्लियर टू एवरीवन? ओके। अब नेक्स्ट जो ऐसी प्रॉपर्टीज जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि m और n जो है अगर वो नॉन जीरो इंटीजर्स हैं, तो यहाँ पर जब आप ये वाली प्रॉपर्टी लगाओगे तब ये नॉट इक्वल टू होती है। मतलब अगर आपने l डिवाइड बाई m डिवाइड बाई n विच इज नॉट इक्वल टू द l डिवाइड बाई ब्रैकेट में है m डिवाइडेड बाई n, कब तक ये नॉट इक्वल टू रहेंगे? जब तक n की जो वैल्यू है वो 1 ना हो जाए, यानी ये जो वैल्यू है ये 1 ना हो जाए। करके देखें, ठीक है। मान लो कि l की वैल्यू है 8, n की वैल्यू है 4 और n की वैल्यू हम ले लेते हैं 1। तो देखो बच्चों, l डिवाइड बाई n इस वाले में लगा रहे हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। तो 8 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 1 कितना आएगा? ये 8 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 1 इज 2। ओके, यहाँ पर लगा के देखो, 8 डिवाइड बाई 4 डिवाइड बाई 1, ये तो आपका 4 रहा, ये 8 डिवाइड बाई रहा, ये भी 2। यानी जैसे ही मैंने थर्ड वाले की जो वैल्यू है वो 1 करी, तो ये जो कंडीशन थी ना नॉट इक्वल टू रहेंगे, बट ये यहाँ पर इक्वल टू हो गए। कब हो सकते हैं? जब आप n की वैल्यू जो है 1 रखोगे। क्लियर? चलो देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इज, अगर l m n इंटीजर्स हैं और मान लेते हैं कि जो l की वैल्यू है वो m से बड़ी है और n की जो वैल्यू है वो कुछ पॉजिटिव वैल्यू है, तब l डिवाइड बाय n इज ग्रेटर देन m डिवाइड बाय n। तो वही देख लेते हैं, मान लेते हैं कि l की वैल्यू क्या है? 15 है और 6 हमारा क्या है? 6 m है और n 3 है हमारा। तो ये कंडीशन देख लेते हैं, 15 डिवाइड बाय n विच इज योर 3 इज ग्रेटर देन 6 डिवाइड बाय 3। तो क्या ऐसा है? 5 ग्रेटर देन 3, 6 डिवाइड बाय 3 इज 2। तो क्या ऐसा हुआ? बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ मैम। हमने एग्जाम्पल लिया, आप कुछ और एग्जाम्पल लो। आप जरूरी नहीं है कि जो मैं एग्जाम्पल्स लेके बता रही हूँ आप वो भी वही वैल्यूज, आप कोई भी रैंडम वैल्यू लेके देखो और देखो क्या ये ट्रू हो रही है, फिर मुझे बताना, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है कि मान लो कि फिर से l जो है वो ग्रेटर देन m है, n की वैल्यू है नेगेटिव, तब l डिवाइड बाय n इज लेस देन m डिवाइड बाय n। अब ऐसा है वो भी देख लेते हैं। 18 ये ले लिया हमने वैल्यूज, 18 डिवाइड बाय माइनस का 3, पहले ये वाला देखते हैं। तो ये कितना आएगा आपका? नेगेटिव वैल्यू आएगी, माइनस का 6 आ रही है, ठीक है। यहाँ पर m डिवाइड बाय n है, यानी 9 डिवाइड बाय माइनस 3 विच गिव्स यू -3। तो क्या -6 जो है वो -3 से बड़ा है? सोचो। नहीं मैम, नो मैम। तो क्या ये सही हो गई? बिल्कुल हो गई। -6 इज लेस देन -3। तो हमारी जो हमने दोनों पढ़ी उनके एग्जाम्पल्स को देख के हमने देख लिया कि बिल्कुल सही बात है, ऐसा ही होता है। आप कोई और एग्जाम्पल लेके करके देखो, फिर मुझे बताना, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ मैंने एक ब्लॉक में रखा है, क्या है कि अगर इफ एन इंटीजर इज नेगेटिव इट मीन्स इट इज लेस देन 0। अगर वो इंटीजर पॉजिटिव है तो ऑब्वियसली दैट इज ग्रेटर देन 0, ये सबको पता है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर रिमाइंड के लिए यहाँ पर रख दी है। आपको ये ना लगे कि ये पॉइंट जो है हमने नहीं पढ़ा, मतलब कहीं दिमाग से आपके स्किप ना हो जाए जल्दबाजी में, ठीक है, इसीलिए। आप देखते हैं नेक्स्ट। नाउ लेट्स सी द एग्जाम्पल्स। तो पहला एग्जाम्पल में आपका नॉर्मली डिवाइड है, यानी डिवाइड किया है, इसका थर्ड पोर्शन लिया है। मैंने सारे नहीं कर रहे हैं, मैं फिर से बता रही हूँ, सारे नहीं कर रहे हैं, कुछ आपको खुद ही करने, कुछ मैं कराऊंगी क्योंकि पैटर्न जो है वो सिमिलर है। तो हम हर एक पैटर्न के हम क्वेश्चंस कर लेंगे यहाँ पर, बाकी आपके लिए होमवर्क है ताकि आप खुद से अपने एफर्ट्स डाल के उनको करिए, ठीक है। फिर भी कहीं डाउट आए, कुछ भी रह जाए, तो आपको आज सेक्शन मॉड्यूल में जाके पूछ लेना है लर्नो हब के, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि 132 को आपको डिवाइड करना है बाय -11। तो देखो पहला तो यहाँ पर एक इंटीजर को हम दूसरे इंटीजर से डिवाइड कर रहे हैं और दोनों का ही जो साइन है वो अपोजिट है, यानी जो रिजल्ट आएगा मेरा वो ऑब्वियसली नेगेटिव होगा क्योंकि ये हमने पढ़ लिया है पहले ही। अब अगर मैं इसको लिख दूं कि 132 को डिवाइड कर रहे हैं -11 से, तो कितने टाइम्स जाएगा? आप 132 को लिख सकते हो 12
12 मल्टीप्लाई 11 माइनस का 11, इट गिव्स यू द रिजल्ट माइनस का 12। ठीक है, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन ये दिमाग में आ जाएगा आंसर देखते ही कि भाई हाँ ये नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। ये दिमाग में एकदम स्ट्राइक होना चाहिए जब आपने ये क्लास अटेंड कर ली है फिर। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 का भी थर्ड पार्ट लिया है मैंने। यहाँ पर भी 162 डिवाइडेड बाय -27 है, यानी दोनों ही इंटीजर्स का साइन जो है वो नेगेटिव है। रिजल्ट क्या आएगा जल्दी बताओ जल्दी। यस नेगेटिव आएगा, तो बिल्कुल सही है। तो 162 को हम डिवाइड कर रहे हैं -27 से, क्या आंसर मिलेगा? तो 6 मल्टीप्लाई अगर आप 27 करोगे तो आपको मिलता है 162। क्लियर है ना? ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा -6 आंसर। क्या आपका भी यही आया? बाकी आपके जितने पार्ट्स हैं वो आपको करने हैं। ठीक है, और जब आप कर लोगे मुझे कमेंट करके बताओगे मैंने सारा पार्ट कर लिया है। ओके, चलो बढ़ते हैं आगे। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है आपका एग्जाम्पल में। फाइंड द क्वेश्चन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन तो पूछा गया है, लेकिन मैं फिर भी आपसे पूछ रही हूँ कि इसमें डिविडेंड कौन सा है, डिवीजर कौन सा है, जल्दी बताओ। तो आपका जवाब आना चाहिए जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं दैट इज डिविडेंड, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो है आपका डिवीजर। ठीक है, तो पहले को करते हैं 17000 को हमें डिवाइड करना है 125 से। रिजल्ट पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? सोचो, दोनों ही इंटीजर्स पॉजिटिव हैं, सेम साइन के हैं, यानी रिजल्ट तो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, अगर आप 136 मल्टीप्लाई 125 करते हो तो आपको आई थिंक 17000 मिलता है। मैंने ऐसा पहले करके रखा है इसलिए राइट लिख रही हूँ। आप ये सोचो मैम को इतना पता है ना, मैंने करके रखा है इसलिए मुझे पता है, लेकिन आपको वहाँ पे करना पड़ेगा। ओके, 136 हो जाएगा। ओके, तो हमारा इस पार्ट का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, जो हमें रिजल्ट मिलता है वही क्वेश्चन होता है, यानी 136 इज द आंसर। यहीं पर फोर्थ पार्ट में क्या है, -1352 डिवाइडेड बाय -26, यानी यहाँ पर भी जो दोनों इंटीजर्स हैं उनका जो साइन है वो सेम है, रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। कितना आएगा तो आप देखोगे 52 मल्टीप्लाई 26 करोगे, नीचे 26 ऑलरेडी है, इट गिव्स यू द +52। ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो दोनों के क्वेश्चन निकल आए, 52 निकला है इसका और इसका निकला है 136। दैट्स इट। इन्होंने दिखा दिया है थम्स अप, आप क्या दिखा रहे हो बताइएगा। तो अब हम आ जाते हैं एक इम्पॉर्टेंट रूल पर जिसका नाम है डीमास। अब डीमास क्या है? डी का मतलब होता है यहाँ पर डिवीजन, एम का मतलब होता है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन, ई का मतलब होता है एडिशन, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। डी में से 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं जिसको आप यूज़ करते हो, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन या सब्ट्रैक्शन। अगर मान लो कि किसी भी एक्सप्रेशंस में या फिर कोई एक्सप्रेशन दिया है जिसमें मोर देन 1 फंडामेंटल ऑपरेशन है, तब आपको वहाँ पर उसको परफॉर्म करना है बाय यूजिंग द डीमास। अब क्या हुआ, मतलब कहने का मतलब ये है कि आपके पास एक क्वेश्चन दी है, उसमें ना बहुत सारे साइंस इंक्लूडेड है, डिवाइडेंड भी है, मतलब डिवीजन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, प्लस भी है, माइनस भी है। तो आप किसको पहले सॉल्व करोगे ये डिसाइड करेगा डीमास, यानी आप पहले उस इक्वेशन में डिवीजन को सॉल्व करोगे, सेकेंडली आप देखोगे मल्टीप्लिकेशन को, थर्डली आप देखोगे एडिशन को, एंड लास्ट में आप देखोगे सब्ट्रैक्शन को। अब क्लियर हो गया? ठीक है, देख लेते हैं एग्जाम्पल भी, उससे और क्लियर हो जाएगा। आप देखते हैं एग्जाम्पल उसके बेसिस पे। देखो क्या है क्वेश्चन, 18 - 6 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई 4, यानी इस एक्सप्रेशन में मोर देन 1 ऑपरेशन है। कितने हैं? 3 है, एक डिवाइड है, एक मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन है ना। तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? हम यूज करेंगे यहाँ पर डीमास का, जिसके अकॉर्डिंग पहले हमें डिवाइड करना होता है, यानी 18 - 6 डिवाइड बाई 3 है, वो कितना हो जाएगा? 6 को डिवाइड करोगे 3 से तो आपका रिजल्ट आएगा 2, तो 2 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप किसको देखोगे? मल्टीप्लिकेशन को, तो ये हो जाएगा 18 - 8। फिर आप देखोगे एडिशन को, जो कि यहाँ पर नहीं है, तो बचा क्या है यहाँ पर? सब्ट्रैक्शन। आंसर आ जाएगा आपका 10। ठीक है, तो अगर हमको ये पता नहीं होता कि किस तरीके से चलना है तो हम रैंडमली कर, सबके आंसर अपने अलग अलग हो जाते। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं एग्जाम्पल जिसमें आपका यूज होने वाला है कंसेप्ट डीमास का, जिसमें क्या है क्वेश्चन, इवोल्यूट -10 + -4 डिवाइडेड बाय -2 × 3। तो क्या हम क्या यूज करेंगे यहाँ पर? आप यूज क्या करोगे? कंसेप्ट जो कि आपको पढ़ाया है यूजिंग डीमास। ठीक है,
ओके तो डी में पहले क्या है भाई, डिवाइड, तो पहले यहाँ पे डिवाइड होगा। तो आपको पता है जब हमारे दो पॉजिटिव इंटीजर्स दो नेगेटिव इंटीजर्स को हम डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव। बिल्कुल सही। तो आप करोगे 2 आ जाएगा यहाँ पर, रिजल्ट 2 × 3 हो जाएगा, -10 प्लस फिर 6 हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, फिर क्या होगा, एडिशन होगा। तो -10 + 6 आपका हो जाएगा आंसर -4। क्या यही आंसर है? सोचो क्या किया हमने, यहाँ पर पहले डिवाइड किया, सॉल्व किया। दोनों ही नेगेटिव इंटीजर्स का जब हम डिवाइड करते हैं तो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव मिल गया। फिर मल्टीप्लाई था तो फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर क्या आ गया टोटल, -10 + 6 इज -4। -4 क्यों आया, नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि ग्रेटर नंबर का साइन जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, डन। चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 1B के फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें बोला गया है कि आपको डिवाइड करना है। मैंने यहाँ पे कुछ पार्ट्स लिए हैं, बाकी जितने भी पार्ट्स रिमेनिंग है वो सारे आपको ट्राई करने हैं। ठीक है, क्योंकि मैथ्स को सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। आप अगर मैथ्स की प्रैक्टिस करोगे तो आप डेफिनेटली मैथ्स में अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो 5th क्वेश्चन पार्ट है वो है आपका कि 225 को आपको डिवाइड करना है -15 से। सिंस यहाँ पर डिनोमिनेटर या फिर न्यूमरेटर में से एक जो है वो नेगेटिव है, एक इंटीजर नेगेटिव है, तो रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा। और क्योंकि 15 जाहि 225 होता है तो आंसर हो जाएगा -15 जब आप डिवाइड करेंगे। फिर है आपका 7th पार्ट, जिसमें है -798 को आपको डिवाइड करना है -21 से। सिंस बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर नेगेटिव द रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। बिल्कुल, तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो -38 × 21 मल्टीप्लाई -21 डिवाइडेड बाय -21। 21 से 21 हो गया कैंसिल, द आंसर इज 38। एम आई क्लियर टू एवरीवन? नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। तो चलिए बात करते हैं 3rd क्वेश्चन की। अब 2nd क्वेश्चन कहाँ गया? 2nd क्वेश्चन इज लाइक सिमिलर टू द फर्स्ट वन, दैट्स व्हाई आई स्किप दैट क्वेश्चन, यू हैव टू डू दिस। ओके, तो 3rd क्वेश्चन क्या है, फाइंड द क्वेश्चन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन। क्वेश्चन निकालना है। तो आपके पास ये दिए कि इसमें डिविडेंड कौन सा है, ये डिविडेंड है। ठीक है, डिवीजर कौन सा है, ये डिवीजर है, और जो रिजल्ट मिलेगा वो क्वेश्चन है। तो इसका पहला पार्ट करते हैं, -572 अपॉन -22, यानी दोनों का साइन सिमिलर है, दोनों क्या रहेंगे आपके सिमिलर, सेम साइन के, तो रिजल्ट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। आप डिवाइड करके देखो आपको क्या आंसर मिल रहा है, जल्दी बताओ, जल्दी, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो आप बोलोगे मैम ये नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, 26 मल्टीप्लाई अगर 22 करते हैं तो हमें रिजल्ट मिलता है क्या, 572, यानी आंसर क्या हो गया, 26। अब इसके नेक्स्ट पार्ट को करोगे, 408 अपॉन -17, यानी दोनों ही इंटीजर्स जो है वो क्या है, हमारे अपोजिट साइन के हैं। ठीक है, इसको करने से पहले इसमें क्वेश्चन क्या हुआ, क्वेश्चन इज द रिजल्ट, सो दिस इज योर आंसर, क्वेश्चन है ये। ठीक है, डिवाइड करोगे कितना आंसर मिलेगा, जल्दी बताओ। अब आपको क्या करना है, 408 को आपको डिवाइड करना है -17 से, जिससे हमें ये समझ में आ रहा है कि आंसर जो है वो नेगेटिव में आने वाला है। क्यों? क्योंकि दोनों ही अपोजिट साइन के हैं। जब आप यहाँ पर 24 का मल्टीप्लाई करोगे 17 से, आपको मिलेगा 408, इसको डिवाइड करना है -17 से, जो आपको आंसर देगा -24। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या हो जाएगा, -24। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं 4th क्वेश्चन की, जिसमें भी आपको डिवाइड ही करना है। जैसे कि फर्स्ट में है 204 डिवाइड बाय 17, आप डिवाइड करोगे तो 17 मल्टीप्लाई 12 करोगे 204 मिलता है, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 12 पॉजिटिव में, क्योंकि दोनों ही सेम साइन के हैं। अगर आप इसका 4th पार्ट देखोगे तो 0 को आप डिवाइड कर रहे हो किसी भी इंटीजर से, तो रिजल्ट तो हमेशा ही 0 रहने वाला है। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर भी कम पार्ट्स किए हैं, बाकी पार्ट्स आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि सब में डिवीजन ही करना है। ओके, चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम द एक्सरसाइज 1B। इसमें क्या बोला है कि आपको स्टेट करना है कि ट्रू और फॉल्स है। तो फर्स्ट पार्ट को देखोगे तो 0 डिवाइडेड बाय 32 इज इक्वल टू 0। क्या 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो 0 ही होता है, बिल्कुल यही होता है, ट्रू है ना।
वहीं पर -37 को जब आप डिवाइड कर रहे हो 0 से, तो क्या वो 0 होता है? नहीं। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, आप किसी भी इंटीजर को अगर 0 से डिवाइड करते हो तो वो आपका क्या हो जाता है? अनडिफाइंड हो जाता है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ये फॉल्स हो जाएगा। तो यहीं पर आपका जो 5th पोर्शन है, इसमें और भी पार्ट्स दिए गए हैं जो कि आपको बताने हैं ट्रू और फॉल्स। कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं, कुछ आपको ट्राई करने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। तो चलिए बात करते हैं वो क्वेश्चंस पे जहाँ पर आपका यूज होने वाला है डी मास। तो यहाँ पर है 6th क्वेश्चन वो, जिसमें हम 7th और 11th पोर्शन को हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली यहाँ पर यूज क्या होगा? हमारा डी मास वाला कंसेप्ट क्यों हो रहा है? क्योंकि एक ही एक्सप्रेशन में मोर देन वन ऑपरेशन है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर डिवाइड भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी है। तो इसको करके देखें तो पहले हम क्या करेंगे? डिवाइड, फॉलो द जस्ट डी मास रूल। तो 18 + 8 डिवाइड बाई 4, सॉरी 16 है ये, 16 + 8 डिवाइड बाई 4 दैट गिव्स यू 2, 2 - 2 × 3। फिर क्या हो जाएगा? 16 + 2 - 2 × 3 क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन। तो ये हो जाएगा 16 + 2 - 6। फिर क्या होता है हमारा? एडिशन। तो 18 - 6 गिव्स यू द रिजल्ट 12। तो 12 इज द आंसर ऑफ द 7th पार्ट। इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पर भी पहले क्या होगा? डिवाइड अकॉर्डिंग टू द डी मास। तो -18 + 6 डिवाइड बाई 3 दैट इज 2। तो 2 + 5 ये हो जाएगा एडिशन। -18 + 7 -11 इज द आंसर। तो ये पार्ट्स हमने कर लिए। सिंपली इस डी मास को हमने फॉलो किया तो देखा ना कितनी चुटकियों में हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। सिर्फ हमें एक वे मालूम पड़ गया है किस पैटर्न में हमें सॉल्व करना है, हम कर पा रहे हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। तो चलिए बात करते हैं 7th क्वेश्चन की, जिसमें है द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज -90 इफ वन ऑफ देम इज 6 देन फाइंड द अदर। तो हम मान लेते हैं कि लेट द टू इंटीजर्स be m and n. तो m multiply n gives you -90. Here one integer is given to you, मान लेते हैं वो m is equal to 6 and you have to find. तो 6 multiply n gives you -90. n is equal to -90/6. Since both the signs of the integer जिनको हम डिवाइड कर रहे हैं that is a different sign, the result is in negative. तो ये हो जाएगा माइनस का 15। तो जब आप 15 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे, कौन से 15 को? -15 को, तो ये आपको देगा माइनस का 90, ठीक है। तो आपका दूसरा इंटीजर क्या आ गया है? माइनस का 15। तो हैंस द अदर इंटीजर इज -15। दैट्स योर आंसर। नाउ नेक्स्ट टू द मूव टू द नेक्स्ट वन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एक्सप्रेशन जहाँ पर आपके ब्रैकेट्स भी आ जाते हैं। तो उस कंसेप्ट में क्या होगा कि वाइल रिमूविंग द ब्रैकेट्स ऑपरेशन विद इन द ब्रैकेट आर परफॉर्म्ड बिफोर द ऑपरेशन आउटसाइड इट। तो आपके पास हमेशा ध्यान रखना है, जब भी कोई ब्रैकेट में अगर कोई ऑपरेशन दिया हुआ है तो पहले आप उस ब्रैकेट वाले ऑपरेशन को करोगे, ना कि उसके बाहर वाले ऑपरेशन को। तो जैसे कि 24 डिवाइड बाई 3 जो है एक ब्रैकेट में है, मल्टीप्लाई 2 है, तो हम पहले 3 × 2 नहीं करेंगे, पहले हम 24 को डिवाइड करेंगे 3 से, इट गिव्स यू 8, देन 8 × 2 गिव्स यू 16, ठीक है। वहीं पर एक कंसेप्ट और होता है कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास 2 × 24 डिवाइड बाई 3 है, तो रिजल्ट तो हमारा 16 ही आ रहा है ना। अगर हमारे पास किसी एक्सप्रेशन में मान लेते हैं कि माइनस, ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है और मेरे पास अंदर है 2 + 6, तो जब भी ब्रैकेट के बाहर हमारे पास कोई नेगेटिव साइन होगा और हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारे अंदर के जितने भी साइन हैं वो उसके इन्वर्स हो जाएंगे, जैसे -2 और ये -6 हो जाएगा, ठीक है। ये आप जब भी ओपन करोगे ब्रैकेट तो ये तो -2 है ही, इस माइनस का मल्टीप्लाई पॉजिटिव से भी हो जाएगा, वो भी नेगेटिव हो जाएगा। अब देखते हैं इनके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स, उसके पहले कुछ ब्रैकेट्स के बारे में भी देख लेते हैं। तो जो मान लो कि कभी कभी ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस आ गए जिसको आपको सॉल्व करने में टाइम लग रहा है और एग्जाम में टाइम की कमी है, ठीक है। तो आपके पास वो जो कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस होते हैं उनमें जो ब्रैकेट्स हैं उनके क्या नाम होते हैं वो पता होना चाहिए, है ना। तो पहले तो हम पता कर लेते हैं, फिर सॉल्व कैसे करना है वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर जब भी हमारे पास इस तरीके का ब्रैकेट होगा जिसको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस और स्मॉल ब्रैकेट, इसलिए कर्ली ब्रैकेट्स हो सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स हो सकते हैं, या फिर इस तरीके का बार वाला कंसेप्ट होगा जिसको हम बोलते हैं विनकुलम,
ठीक है, विनकुलम उनको बोलते हैं। अब हम देखते हैं कुछ इनके ऊपर एग्जाम्पल। तो मान लेते हैं कि एक एक्सप्रेशन है जिसमें हमारे पास सारे ही तरीके के ब्रैकेट्स हैं, विनकुलम, करली, स्क्वायर एंड पैरेंथेसिस। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम पहले इस एक्सप्रेशन को देख लेते हैं। 30 माइनस 26 एक स्क्वायर ब्रैकेट में, फिर करली ब्रैकेट में 15 प्लस 8 माइनस और 6 माइनस 3 जो है विनकुलम में है, ठीक है। तो इस तरीके में पहले आप हटाएंगे क्या, तो पहले से ये सोच रहा है, वैसे आप भी सोच रहे हो कैसे करेंगे, वही मैं बताने जा रही हूं। तो फर्स्ट आप क्या करोगे, फर्स्ट आप रिमूव करोगे विनकुलम, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 30 माइनस 26 माइनस 15 प्लस 8 माइनस 6 माइनस 3 एक विनकुलम में है, तो दैट विल गिव्स यू 3 करली ब्रैकेट देन स्क्वायर ब्रैकेट। अब आप क्या करोगे, सेकेंडली आप रिमूव करोगे स्मॉल ब्रैकेट, तो क्या हो जाएगा 30 माइनस 26 माइनस करली ब्रैकेट 15 प्लस 8 माइनस 3 दैट गिव्स यू 5 एक करली ब्रैकेट में देन स्क्वायर ब्रैकेट। थर्डली आप रिमूव करोगे आपका करली ब्रैकेट, फिर क्या हो जाएगा 30 माइनस 26 माइनस 15 प्लस 5 दैट इज 20, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, फोर्थ आप करोगे स्क्वायर ब्रैकेट को रिमूव करोगे, तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 36 माइनस 26 में से 20 गए, 6 30 है ना, ये 30 माइनस 6 करोगे क्या हो जाएगा आंसर 24। तो 24 इसका फाइनली आंसर हो जाएगा। स्टेप्स आपको ध्यान रखने हैं, किस तरीके से चलोगे, पहले विनकुलम हटाओगे, फिर ब्रैकेट हटाओगे, फिर ये करली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, देन दैट गिव्स यू द आंसर। जहां पर भी स्टेप में एक आध ऊपर नीचे हुआ, आंसर भी ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप अच्छे से करोगे। अब देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर मैंने कुछ ऑर्डर्स लिख रखे हैं, जैसे कि अगर मान लेते हैं कि मेरे पास ब्रैकेट्स जो यूज्ड हो रहे हैं वो मेरे पास सारे स्क्वायर, करली, स्मॉल एंड विनकुलम, तो वहां पर तो मैंने अभी दिखाया आपको किस तरीके से होगा। पहले आपका विनकुलम, सेकेंडली आपका स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली, फिर फाइनली स्क्वायर ब्रैकेट। अब मान लो कि विनकुलम नहीं है, सिर्फ हमारे पास स्क्वायर, करली एंड स्मॉल है, तो पहले आप क्या करोगे, पहले आप स्मॉल को हटाओगे, फिर स्क्वायर को हटाओगे, फाइनली फिर आप करली को हटाओगे, फाइनली आप स्क्वायर को हटाओगे। अब मान लो स्क्वायर नहीं है, सिर्फ स्मॉल एंड करली है, तो पहले आप स्मॉल को हटाओगे, फिर आप करली को हटाओगे। ये कुछ ऑर्डर्स होते हैं जिसको आपको फॉलो करना पड़ता है जब भी आप मैथ्स में किसी कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखने वाले एक नोट जो कि मैंने आपको पहले भी बता दिया, लेकिन फिर से भी देख लो आप एक बार, कि मान लो किसी ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव साइन है, तो ब्रैकेट इज रिमूव्ड विदाउट चेंजिंग द एनी टर्म विथ इन द ब्रैकेट, वो सेम रहेगी। जैसे कि इसके बाहर था तो a माइनस बी प्लस सी ही रहा। वहीं पर किसी ब्रैकेट के बाहर आपके पास नेगेटिव साइन है, तो आपके उसके ब्रैकेट जब आप रिमूव करोगे तो उसके जो साइन है हर टर्म के वो भी चेंज हो जाते हैं। जैसे कि ये हो जाएगा माइनस ए प्लस बी माइनस सी, देखो ये वही हो गया है। ये बात का आप ध्यान रखोगे कि किसी ब्रैकेट के बाहर अगर नेगेटिव साइन है तो आप उसको सारे ही जितने भी टर्म्स हैं उनके भी साइन चेंज हो जाएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट। आपको अच्छा लगा यहाँ तक? चलो देखते हैं नेक्स्ट। तो क्वेश्चन है कुछ ये कि यहाँ पर भी आपके पास एक कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है जहाँ पर ब्रैकेट्स यूज किए गए हैं। आपने ऑर्डर एक ब्रैकेट का पढ़ चुके हो, तो यहाँ पर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, फिर भी करके देखते हैं। 30 माइनस 8 प्लस करली ब्रैकेट में 31 माइनस स्मॉल ब्रैकेट में 32 माइनस 10। तो पहले इसमें विनकुलम नहीं है, तो पहले ऑर्डर शुरू होगा हमारा। फर्स्ट स्टेप क्या होगी, रिमूव स्मॉल ब्रैकेट। ओके मैम, ठीक है। चलो, तो इस स्मॉल ब्रैकेट को रिमूव करोगे तो क्या हो जाएगा, 30 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट में है 8 प्लस करली ब्रैकेट में 31 माइनस, आप इस वाले को सॉल्व करोगे, क्या हो जाए 32 में से 10 गए, आपके पास बचेंगे क्या 22। ओके, इसका जो साइन है अंदर था पॉजिटिव 22, बाहर नेगेटिव है तो नेगेटिव 22 हो गया है।
कर्ली ब्रैकेट एंड स्क्वायर ब्रैकेट। फिर सेकेंडली क्या होगा, रिमूव कर्ली ब्रैकेट, क्या हो जाएगा 30 माइनस 8 प्लस 31 में से 22 गए, कितना बचेगा, सोचो सोचो सोचो। तो 22 में अगर आप 9 ऐड करते हो 31 आता है, तो 9 बचेगा। ठीक है, फिर आप क्या रिमूव करोगे, थर्डली एंड फाइनली रिमूव स्क्वायर ब्रैकेट, क्या हो जाएगा 30 माइनस 17 दैट गिव्स यू जल्दी बताओ 13, है ना, 13 आ जाएगा ना आंसर। ठीक है, तो यहीं पर आपका हो गया है ये फाइनल आंसर। आपको सिर्फ स्टेप्स का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, कहाँ पूछोगे आप, आस्क सेक्शन में पूछोगे, learnohub.com के आस्क सेक्शन मॉड्यूल जो है वहाँ पर आप पूछ सकते हो। यहाँ पे समझ में आ गया हो तो क्या करना है, थम्स अप दिखा देना है कमेंट सेक्शन में। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट। तो चलिए देख लेते हैं, जो हमने नोट में पढ़ा था उसी के ऊपर एक क्वेश्चन क्या है, -4 कर्ली ब्रैकेट में है, माइनस और फिर स्मॉल ब्रैकेट में 5 - 2। ठीक है, तो यहाँ पर साइन हमारा जो ब्रैकेट के बाहर है वो हमेशा ही नेगेटिव है, तो -4 माइनस, पहले हम स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 5 - 2 इज 3, पॉजिटिव का 3 लेकिन बाहर नेगेटिव है तो ये 3 हो जाएगा ये। फिर आपके पास आंसर आएगा -1, ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव था क्योंकि बाहर नेगेटिव है तो साइन चेंज हो जाएगा, तो आंसर इज -1। ओके, क्लियर। आप देखते हैं, तो बच्चों फाइनली आ चुके हैं अपनी एक्सरसाइज 1C पे, जिसका आप सभी कर रहे थे इंतजार। इसमें हमने 3 पोर्शन सॉल्व कर रहे हैं, बाकी पोर्शन आपको सॉल्व करने हैं। थर्ड पोर्शन में आप देखोगे तो विनोकुलम भी है, स्मॉल ब्रैकेट है, कर्ली ब्रैकेट है। ऑर्डर क्या रहेगा, पहले आप विनोकुलम को सॉल्व करोगे, फिर स्मॉल, फिर कर्ली। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस थर्ड पार्ट को, तो आपको पहले ऑर्डर को फॉलो करना होगा। साथ ही में जब आप विनोकुलम सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आप देख रहे हो प्लस माइनस दोनों है। अगर डी मास के अकॉर्डिंग पहले क्या करते हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन किसका होगा, जो हमारे पॉजिटिव साइन वाले हैं, तो इनका होगा। तो अंदर क्या बचेगा हमारे पास 35 माइनस कर्ली ब्रैकेट 15 प्लस 14 माइनस 13, अब 3 + 2 5, 5 - 1 4, साइन 4 हो गया। ठीक है, अब क्या होगा 35 माइनस 15 प्लस 14 ब्रैकेट में 13 + 4 इज 17। अब अंदर तो ब्रैकेट में वो 17 पॉजिटिव है लेकिन बाहर आपका क्योंकि नेगेटिव है तो साइन उसका चेंज हो जाएगा, 17 हो गया है। अब आपके पास ये ऑर्डर बचा। फिर आपके पास 35 माइनस 15 प्लस, इसमें क्या फॉर्म करोगे, पहले ऐड करोगे, यानी ये कितना हो जाएगा 15 + 14, 15 + 14 गिव्स यू 29 माइनस 17, ये हो जाएगा 35 माइनस 29 माइनस 17 गिव्स यू 1, यानी जो आपका पॉजिटिव अंदर था वो आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो वो नेगेटिव, जो 12 अंदर पॉजिटिव था ब्रैकेट ओपन करने के बाद नेगेटिव हो गया, और ये आपका आंसर आ गया है 23 इज द आंसर। ओके, फॉर द थर्ड पार्ट। अब इस वाले पार्ट को अगर आप देखते हो, जो कि आपका 8th पार्ट होने वाला है, 8th पार्ट में आप देखोगे कि यहाँ पर भी विनोकुलम है। इस विनोकुलम में आप देखोगे क्या है, 17 माइनस 17 है तो ये तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 17 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 17 माइनस कर्ली ब्रैकेट 17 माइनस स्मॉल ब्रैकेट 17 माइनस 0 हो जाएगा जैसे ही आपने विनोकुलम को हटाया। फिर 17 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 17 माइनस कर्ली ब्रैकेट 17 माइनस, ये कितना हो गया, जैसे ही आपने स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व किया -17 आ गया। ठीक है, फिर 17 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट 17 माइनस कर्ली ब्रैकेट के अंदर भी 17 माइनस 17 है यानी 0 आ गया। फिर ये क्या हो जाएगा, जैसे आप स्क्वायर ब्रैकेट को ओपन करोगे 17 माइनस 17 दैट गिव्स यू 0, तो 0 आंसर हो जाएगा आपके 8th पोर्शन का। नाउ कम टू द 11th वन। 11th पे चलते हैं। तो 11th में क्या है आपके पास 88 माइनस 5 और आपके पास है फिर डिवाइड वाला, मतलब यहाँ पर आप यूज करोगे डी मास। ठीक है,
डीमास आप यूज करोगे तो आप देखोगे यहाँ पर जब आप डिवाइड कर रहे हो इसको, दोनों के साइन क्या है, सेम साइन है, यानी रिजल्ट आएगा पॉजिटिव में। तो 16 और 48 को आप डिवाइड कर रहे हो, ठीक है। तो 16 3 जा होता है, तो ये क्या हो जाएगी इक्वेशन, 88 माइनस करली ब्रैकेट 5 माइनस डिवाइड करोगे 4 करली ब्रैकेट 88 माइनस 5 माइनस 4 1 पॉजिटिव करेंगे, जैसे आपने ब्रैकेट ओपन किया 187। जब आपने 16 3 टाइम्स जाता है तो ये तो 16 3 जा होते हैं 48, तो ये 2 हो गया, ये 86 हो गया, ठीक है। 5 माइनस 3 88 माइनस 2 और 88 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 86 इज द फाइनल आंसर। क्या आंसर है इसका फाइनल, 86। छोटी सी गलती हो गई थी, वो मैंने बता दी आपको क्या गलती हो गई थी, ठीक है। बाकी पोर्शन आप खुद सॉल्व कर लोगे, जैसे मुझसे छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं तो जल्दबाजी में आपसे भी गलतियां हो जाए, इसलिए आप अपने कंसंट्रेशन के साथ करना, एग्जाम में कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बिकॉज कैलकुलेशन में ही कोई जैसे सिंपल है ये टॉपिक्स, लेकिन कैलकुलेशन एंड अगर आपने एक आध ऑर्डर को इधर उधर किया तो आपका गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। ओके तो आई होप हमने आज चैप्टर पढ़ लिया है इंटीजर्स, और उसके क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे सॉल्व कर लिए। एक्सरसाइज 1A 1B 1C सारा खत्म हो चुका है यहाँ तक। तो आप जानते ही वो लर्नहब फ्री है पर बेस्ट, और यहाँ पर आपको मिलता है मैथ्स साइंस ST एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnhub.com। सो थैंक यू एवरीवन।